नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कालीराणा स्टडी वन यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी घर पर हैं, स्वस्थ और सुरक्षित हैं। हम आज बात करने वाले हैं, थंबनेल आपने देखा है, राजस्थान का इतिहास, और इतिहास का आज टॉपिक ले रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक आज का है वो प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर दूसरे तीसरे हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। अभी जो पिछली वैकेंसी हुई थी महिला पर्यवेक्षक की, उसमें कम से कम 8 क्वेश्चन आए थे इसके, और अभी जो लाइब्रेरियन की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर भी जो कैंसिल हुई है उसमें भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे। तो हर एक दूसरे तीसरे एग्जाम में प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है, पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रदेश, और प्रदेश कौन सा है? राजस्थान। एक प्रदेश है, उस प्रदेश का नाम क्या है? राजस्थान। राजस्थान के बीचों बीच एक पर्वतमाला निकलती है, और उस पर्वतमाला का नाम क्या है? अरावली पर्वतमाला। प्रदेश हमारा राजस्थान है, राजस्थान के बीचों बीच एक पर्वतमाला निकलती है, और उस पर्वतमाला का नाम क्या है? अरावली पर्वतमाला। क्या नाम है? अरावली पर्वतमाला। बहुत बार एग्जाम में प्राचीन नाम भी पूछते हैं, नए नाम भी पूछते हैं। अरावली और अरावली का एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था, अरावली का प्राचीन नाम क्या है? तो अरावली का प्राचीन नाम है अरावली। अरावली और अरावली का प्राचीन नाम क्या बताओगे? अरावली। अरावली के बारे में, अरावली पर्वतमाला के बारे में याद रखना है। अरावली पर्वतमाला की लंबाई, और कुल लंबाई है इसकी 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। और राजस्थान में कुल लंबाई कुछ है, तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। यानी 80% अरावली पर्वतमाला का हिस्सा किसमें है? राजस्थान में है। दोबारा देखना है, राजस्थान के बीचों बीच एक पर्वतमाला निकलती है, और उस पर्वतमाला का नाम है अरावली पर्वतमाला, जिसे प्राचीन समय में अरावल कहा जाता था। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। यानी 80% हिस्सा जो पर्वतमाला का है वो कहां पर है? राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला जो है इसका विस्तार है पालनपुर गुजरात से। कहां से? पालनपुर गुजरात से लेकर बियर का मतलब है दिल्ली। पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक है। गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान से होते हुए, हरियाणा से होते हुए कहां तक जाती है? दिल्ली तक जाती है। तो कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं पर इसको दूसरे नाम से पुकारते हैं, कहीं को किसी दूसरे नाम से पुकारते हैं, कहीं संस्कृत नाम से पुकारते हैं, कहीं, यानी अलग अलग नामों से, अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। पर्वतमाला कौन सी? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला मानसून के समानांतर है। किसके समानांतर है? मानसून के समानांतर है। मानसून या बारिश की जो दिशा है उसके समानांतर है। जहां से मानसून आता है उसके समानांतर, यानी कुछ हिस्सों में वर्षा ज्यादा होगी, कुछ हिस्सों में वर्षा कम होगी। तो जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। किसका विभाजक कार्य करती है? यह जल विभाजक रेखा का कार्य कौन करती है? जल विभाजक रेखा का भी कार्य कौन करती है? अरावली पर्वतमाला करती है। यह राजस्थान प्रदेश को 2 बराबर भूभागों में विभाजित करती है।
अरावली पर्वतमाला जो है, जो राजस्थान को दो भूभागों में विभाजित करती है। ऊपर वाला जो भूभाग है, यानी इस तरफ का जो भूभाग है, वो कहलाता है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। और जो नीचे का जो इस तरफ का जो भाग है, वो कहलाता है दक्षिणी पूर्वी मैदान। कौन सा मैदान? दक्षिणी पूर्वी मैदान। इधर का भाग उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यहां पर वर्षा क्या होती है? कम होती है। वर्षा क्या होती है? कम होती है। और अधिकतर भाग क्या है? सूखा है। अधिकतर भाग क्या है? सूखा है। और जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पर क्या है? कम है, यानी विरल है। जनसंख्या भी कम है, भाग भी सूखा है, वर्षा भी कम होती है। जो भाग कौन सा? उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। इधर का जो भाग है दक्षिण पूर्वी मैदान, इस तरफ वर्षा भी क्या होती है? ज्यादा होती है। वर्षा भी क्या होती है? ज्यादा होती है। और भाग भी कैसा है? हरा भरा भाग है। भाग कैसा है? हरा भरा है। और जनसंख्या भी क्या है? सघन है, यानी अधिक है। जनसंख्या भी क्या है? अधिक है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना बताओगे? 3,42,239 किलोमीटर। राजस्थान का सबसे बड़ा जैसलमेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर है। जैसलमेर इस उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आएगा, यानी कि यहाँ की जनसंख्या भी कम है। दक्षिण पूर्वी मैदान, इधर की जनसंख्या भी ज्यादा, इधर हरा भरा भाग है, बरसात भी ज्यादा होती है, क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला मानसून के समानांतर है। किसके समानांतर है? मानसून के समानांतर है। और जल विभाजक रेखा का कार्य भी करती है। और यह राजस्थान को दो भूभागों में विभाजित भी करती है। अरावली पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला से निकलती है ये नदियां। क्या निकलती है? नदियां निकलती है। अधिकांश नदियों का जो उद्गम स्थल है, वो राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल है, वो कहां से है? अरावली की पहाड़ियों से है। अलग अलग जगह की पहाड़ियों से नदियों का उद्गम स्थल होता है। जो पश्चिम की दिशा से जो नदियां निकलती है, वो अपना पानी ले जाके उड़ेलती है। कहां पर है? अरब सागर में। कहां पर उड़ेलती है? अरब सागर में। जो पूर्व की दिशा से जो नदियां निकलती है, वो अपना पानी ले जाके कहां उड़ेलती है? बंगाल की खाड़ी में। कहां उड़ेलती है? बंगाल की खाड़ी में उड़ेलती है। जो पश्चिम से नदियां निकलती है, वो अपना पानी अरब सागर में डालती है। और जो पूर्व से जो नदियां निकलती है, वो अपना पानी ले जाके कहां डालती है? अरब सागर में डाल देती है। लेकिन यहाँ पर एक नदी है, अपवाद स्वरूप एक नदी है। जो नदी निकलती तो पूर्व से है, निकलती तो पूर्व से है, लेकिन पानी ले जाके किस तरफ डालती है? अरब सागर में। एक नदी है, वो नदी निकलती तो पूर्व से है, लेकिन पानी किस तरफ ले जाती है? अरब सागर में ले जाती है। वो नदी कौन सी है? माही नदी। माही नदी जो है, वो निकलती तो पूर्व से, लेकिन पानी कहाँ ले जाती है? अरब सागर में ले जाती है, जिसे ही वागड़ की गंगा कहते हैं। वागड़ की गंगा कहते हैं माही नदी को, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। अरावली पर्वतमाला है, यहां देखना है, महत्वपूर्ण बात है। क्या है? अरावली पर्वतमाला है, जिसका विस्तार पालनपुर से लेकर दिल्ली तक है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। बीएसटीसी के एग्जाम में प्रश्न आया था, और प्रश्न क्या आया था कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने राज्यों में है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने राज्यों में है? बताइए जरा, अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने राज्यों में है? अरावली पर्वतमाला का विस्तार अधिकतर बच्चे कर कहते हैं 4 राज्यों में, पालनपुर, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। देखते ही सीधा ठोक देते क्या? 4 राज्य। लेकिन याद रखना है, अरावली पर्वतमाला, अब से आपको क्या नहीं करना? गलत नहीं करना है।
क्योंकि गलत नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम यहाँ आज सीखेंगे कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने राज्यों में है। तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार आपको आपसे बताना है कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है। क्योंकि पालनपुर गुजरात एक राज्य है, राजस्थान एक राज्य है, हरियाणा एक राज्य है, लेकिन दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। जहां के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत बार मांग भी करी थी राज्य स्टेट बनाने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने इसे नहीं बनाया। तो दिल्ली तो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है और 3 राज्य हैं। तो 3 राज्यों से, और ये कहां से गुजरती है? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में इनका विस्तार है। दोबारा देखना है, हम पढ़ रहे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, नदियां नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे? राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है पढ़ रहे हैं। प्राचीन सभ्यता ये हमारा प्रदेश राजस्थान है, जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के बीचों बीच से एक पर्वतमाला निकलती है, उस पर्वतमाला का नाम है अरावली पर्वतमाला। ये पर्वतमाला निकलती है, इसका नाम अरावली पर्वतमाला है, जो राजस्थान का प्रदेश को 2 समान भागों में विभाजित करती है, 2 भूभागों में विभाजित करती है, जो मानसून के समानांतर है। मानसून के समानांतर वो जो विभाजक रेखा का कार्य भी करती है। एक भाग उत्तर पश्चिम उत्तरी प्रदेश का है और दूसरा भाग कौन सा है? पूर्वी दक्षिण पूर्वी मैदानी भाग। अरावली पर्वतमाला से अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। राजस्थान की या प्रदेश की अधिकांश नदियां कहां से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। जो पश्चिम से नदी निकलती है वो अरब सागर में अपना जल उड़ेलती है, और जो पूर्व से नदी निकलती है अपना जल बंगाली की खाड़ी में उड़ेलती है। अपवाद स्वरूप एक नदी है, नदी का नाम है माही नदी, जो निकलती तो पूर्व से है, लेकिन पानी के ले जाके कहां डालती है? अरब सागर में। निकलती तो पूर्व से, लेकिन पानी कहां ले जाती है? अरब सागर में डालती है। पश्चिम का जो भाग है यहाँ वर्षा भी कम होती है, भाग भी सूखा है, लेकिन और जनसंख्या भी यहाँ पर कम है। पूर्व का जो मैदानी भाग है यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, भाग हरा भरा है, जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है। राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? तो जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, सबसे कम जैसलमेर का है। आगे देखें, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। क्या पढ़ रहे हैं? नदियां नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे हैं। हमने नदियों का जिक्र क्यों किया? हमने नदियों का जिक्र क्यों किया? सोच रहे हैं कि नदियों का जिक्र क्यों किया? क्योंकि राजस्थान या भारत की जितनी भी नदियां हैं, अधिकांश नदियों के किनारे क्या हुई? सभ्यताएं विकसित हुई है। अधिकांश नदियों के किनारे ही सभ्यताएं विकसित हुई। जैसे कालीबंगा जो सभ्यता है वो सरस्वती, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे या घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में विकसित हुई। ऐसे सभी जो अधिकांश जो सभ्यता है वो सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? नदियों के ही किनारे विकसित हुई है। मैं एक बना रहा हूं सारणी, एक क्या बना रहा हूं? टेबल बना रहा हूं। उस टेबल के अंदर राजस्थान की सारी सभ्यताओं के मैं नाम लिखूंगा और उसका जिला लिखूंगा। आप भी 2-3 बार देखना और कोशिश करना याद करने की, याद हो जाएगी। याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ रहे क्या? राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। मैं क्या बना रहा हूं? एक सारणी बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? एक सारणी। और सारणी किसकी बना रहा हूं? सभ्यताओं के स्तर, सभ्यता है, और उसके क्या लिख रहा हूं मैं? स्थिल। जो कहा क्या लिखूंगा मैं? जिलों के नाम लिखूंगा। क्या लिखूंगा? जिलों के नाम लिखूंगा। देखो, एक सभ्यता का नाम है तर्कनवाला। सभ्यता है और सभ्यता का नाम है तर्कनवाला, जो है गंगानगर। सभ्यता है, सभ्यता का नाम है तर्कनवाला, जो गंगानगर है। एक सभ्यता है, सभ्यता का नाम है चकचौयसी। सभ्यता कौन सी है? चकचौयसी, गंगानगर में है। एक सभ्यता है, सभ्यता का नाम है अनूपगढ़। सभ्यता का नाम क्या है? अनूपगढ़, गंगानगर में है। ये सभ्यता जिसका नाम है बरौर, और बरौर भी क्या पर है?
गंगानगर में। सभ्यता तरखनवाला गंगानगर, चकचौरे से गंगानगर, अनूपगढ़ गंगानगर, बरौरी गंगानगर। एक सभ्यता है, सभ्यता का नाम है सोती। सभ्यता का नाम है सोती, जो कहां पर है? बीकानेर में है। ये सभ्यता का नाम है पूगल। पूगल भी कहां पर है? बीकानेर में है। ये सभ्यता का नाम है सांवलिया, और सांवलिया कहां पर है? बीकानेर में। सोती बीकानेर, पूगल बीकानेर, सांवलिया बीकानेर। एक सभ्यता का नाम है कालीबंगा। एक सभ्यता है, सभ्यता का नाम क्या है? कालीबंगा, जो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। सभ्यता कालीबंगा, वो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। ये सभ्यता है, सभ्यता का नाम है पीलीबंगा, जो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। एक सभ्यता का नाम है करणपुरा, वो भी कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। एक सभ्यता का नाम है भादरा, भादरा भी कहां पर है? हनुमानगढ़। भादरा सभ्यता भी कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। एक सभ्यता का नाम क्या है? रंगमहल। एक सभ्यता है, और सभ्यता का नाम क्या है? रंगमहल। ये भी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। तरखनवाला गंगानगर, चकचौरेसी गंगानगर, अनूपगढ़ गंगानगर, बरौर गंगानगर। सोती बीकानेर, पूगल बीकानेर, सांवलिया बीकानेर, कालीबंगा पीलीबंगा, कर्णपुरा भादरा, रंगमहल कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। ये सभ्यता का नाम क्या है? ओला, और ओला कहां पर है? जैसलमेर। सभ्यता कौन सी है? ओला, जो कहां पर है? जैसलमेर। ये सभ्यता है, सभ्यता का नाम कूड़ा, कूड़ा भी कहां पर है? जैसलमेर। एक सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम है लोदरवा, वो कहां पर है? जैसलमेर में है। अगली सभ्यता, और सभ्यता का नाम क्या है? बेरार सभ्यता। सभ्यता कौन सी है? बेरार सभ्यता, जो कौन से जिले में है? जयपुर जिले में है। एक सभ्यता है, सभ्यता का नाम है जोधपुरा। सभ्यता का नाम क्या है? जोधपुरा, जो जयपुर में है। एक सभ्यता है, सभ्यता का नाम नंदलालपुरा, नंदलालपुरा, जो भी कहां पर है? जयपुर में है। एक सभ्यता अगली, और सभ्यता का नाम है नालियासर, और नालियासर भी कहां पर है? जयपुर में। बेरार जयपुर, जोधपुरा जयपुर, नंदलालपुरा जयपुर, और नालियासर जयपुर। आगे देखो, आप ये स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, लिख भी सकते हो। देखिए, ये सभ्यताओं और सभ्यताओं के संबंधी स्थल की मैं क्या बना रहा हूं? सारणी बना रहा हूं। अगली जो एक सभ्यता है, और सभ्यता का नाम है बयाना। बयाना कहां पर है? भरतपुर में है। यह सभ्यता का नाम है नौ है, जो भरतपुर में है। यह सभ्यता का नाम है श्रीपन, जो भी भरतपुर में है। बयाना, नौ, श्रीपन कहां पर है? भरतपुर में है। अगली एक सभ्यता है, और सभ्यता का नाम है बागोर। सभ्यता का नाम क्या है? बागोर, जो कहां पर है? भीलवाड़ा में है। ये सभ्यता का नाम है ओजियाना, और ओजियाना कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। अगली एक सभ्यता है, सभ्यता का नाम क्या है? गिलून सभ्यता। क्या सभ्यता है? गिलून सभ्यता, जो कहां पर है? राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में। अगली सभ्यता है, और सभ्यता का नाम है भीनमाल। सभ्यता कौन सी है? भीनमाल, और भीनमाल है जालौर में। भीनमाल सभ्यता कहां पर है? जालौर में। ये सभ्यता है, सभ्यता का नाम इमाम, और इमाम भी कहां पर है? जालौर में। अगली सभ्यता का नाम है नाडोल। सभ्यता कौन सी है? नाडोल। नाडोल कहां पर है? पाली में है। आगे देखो, अगली एक सभ्यता है, और सभ्यता का नाम है आहाड़। सभ्यता कौन सी है? आहाड़, वो कहां पर है? उदयपुर। अगली सभ्यता का नाम बालापुर। सभ्यता का नाम क्या है? बालापुर, वो कहां पर है? उदयपुर में है। एक सभ्यता है, वो सभ्यता का नाम है
वल्लभ नगर कौन सी है? वल्लभ नगर। वल्लभ नगर कहाँ पर है? उदयपुर में है। आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में है। बालातर कहाँ पर है? उदयपुर में है। वल्लभ नगर कहाँ पर है? उदयपुर में है। अगली एक सभ्यता है और सभ्यता का नाम है सिवी। और सिवी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। सिवी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। अगली सभ्यता और सभ्यता का नाम है माध्यमिका। सभ्यता और सभ्यता का नाम क्या है? माध्यमिका। और माध्यमिका कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। ये सभ्यता का नाम है नगरी। और नगरी भी कहाँ पर है? चित्तौड़ में। एक सभ्यता है और सभ्यता का नाम है नदी घाटी। तो नदी घाटी भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। अगली सभ्यता है, सभ्यता का नाम पिंड पांडलिया। पिंड पांडलिया। पिंड पांडलिया सभ्यता भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। दोबारा देखना बयाना सभ्यता। बयाना नौहे और श्रीपंत कहाँ पर है? भरतपुर में। श्रीपंत बयाना का प्राचीन नाम है। मैंने पहले कहा था प्राचीन नाम भी पूछे जाते हैं। प्राचीन नाम भी पूछे जाते हैं। अरावली का प्राचीन नाम बताया था क्या? अरावल। इसी तरह राजसमंद झील का प्राचीन नाम क्या है? ढेबर झील। इसी तरह चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चमावती। इसी तरह मंडोर का प्राचीन नाम क्या है? मांडवपुर। नागौर का प्राचीन नाम क्या है? अहिचित्रपुर। उसी तरह भीलवाल का प्राचीन नाम क्या है? श्रीपंत है। बेराट का प्राचीन नाम क्या है? विराट नगर। ऐसे प्राचीन नाम भी पूछे जाते हैं। बयाना भरतपुर, नौहर भरतपुर, श्रीपंत भरतपुर, बागोर भीलवाड़ा, ओजियाना भीलवाड़ा, गिलून राजसमंद भीलवाड़ा, जालोर एमाव जालोर, नाडोर पाली, आहड़ उदयपुर, बालातर उदयपुर, वल्लभ नगर उदयपुर, सिवी चित्तौड़, माध्यमिका चित्तौड़गढ़, नगरी चित्तौड़गढ़, नदी घाटी चित्तौड़गढ़ और पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़। और भी सभ्यता है। एक सभ्यता और सभ्यता का नाम क्या है? मंडोर सभ्यता। सभ्यता कौन सी है? मंडोर, जो कहां पर है? जोधपुर में है। यह सभ्यता का नाम उम्मेदनगर। उम्मेदनगर सभ्यता कहां पर है? जोधपुर में है। एक सभ्यता और सभ्यता का नाम क्या है? बिलाड़ा सभ्यता। बिलाड़ा भी कहां पर है? जयपुर में है। अगली एक सभ्यता है और सभ्यता का नाम है दर्रा। दर्रा सभ्यता कहां पर है? कोटा के अंदर है। दर्रा, कोटा। एक सभ्यता और सभ्यता का नाम आलनिया। और आलनिया भी कहां पर है? कोटा में है। ये सभ्यता का तिलपटिया। तिलपटिया। और तिलपटिया सभ्यता कहां पर है? कोटा के अंदर है। एक सभ्यता है, सभ्यता का नाम है गरदरा। एक सभ्यता है और सभ्यता का नाम क्या है? गरदरा। और गरदरा कहां पर है? टोंक में है। अगली सभ्यता है और सभ्यता का नाम है इंद्रगढ़। और इंद्रगढ़ भी कहां पर है? टोंक। गरदरा, टोंक और इंद्रगढ़ बूंदी। दोबारा देखना है, ये गरदरा जो है, ये गरदरा कहां पर है? बूंदी में। गरदरा कहां पर है? बूंदी के अंदर। इंद्रगढ़ भी बूंदी के अंदर है। अगली एक सभ्यता है और सभ्यता का नाम क्या है? डीडवाना सभ्यता। सभ्यता कौन सी है? डीडवाना सभ्यता। यह कहां पर है? नागौर में है। एक सभ्यता का नाम है पुड़ी। और पुड़ी भी कहां पर है? नागौर में। अगली एक सभ्यता का नाम है जायल। ये भी कहां पर है? नागौर के अंदर है। अगली सभ्यता का नाम है पुराड़ा। और पुराड़ा भी कहां पर है? नागौर परबसर के अंदर है। डीडवाना, नागौर, पुड़ी, नागौर, जायल, नागौर, पुराड़ा, नागौर। एक सभ्यता है और सभ्यता का नाम है गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? सीकर। गणेश्वर सभ्यता कहां पर है? सीकर है। दोबारा से देखना दोस्तों, सभ्यता कौन सी है? मंडोर कहां पर है? जोधपुर में। उम्मेदनगर, जोधपुर, बिलाड़ा जोधपुर में है। दर्रा कोटा में है। आलनिया कोटा में। तिलपटिया कोटा में है। गरदरा बूंदी में है। इंद्रगढ़ बूंदी में है। डीडवाना नागौर, पुड़ी नागौर, जायल नागौर, पुराड़ा नागौर। और गणेश्वर कहां पर है? सीकर के अंदर है। ये कुछ हमारी
ये हमारी सभ्यता है, सभ्यता के से संबंधित प्रमुख स्थान है। अब हम एक एक सभ्यताओं के बारे में डिटेल से जानेंगे। एग्जाम के अंदर क्या होता है, एग्जामों के अंदर इन सभ्यताओं से संबंधित स्थल पूछे जाते हैं। कई स्थल पूछते हैं, कई उसके खनन के बारे में पूछते हैं, कई उसके जहाँ खुदाई से मिले क्या औजार मिले, क्या यंत्र मिले, क्या सामग्री मिली, उनके बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको टेबल बना के दी, उस टेबल को आप 2-3 बार पढ़ना, तो टेबल याद भी हो जाएगी। सभ्यताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ली। शुरुआत में हमने कहाँ से शुरुआत की थी के प्रदेश से, प्रदेश कौन सा, राजस्थान है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर क्षेत्रफल है। फिर इसके बारे में देखा, इस प्रदेश से पर्वतमाला निकलती, बीचों बीच से पर्वतमाला निकलती, उस पर्वतमाला का नाम है अरावली पर्वतमाला, जिसकी लंबाई है 692 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई 550-80% सारा किसमें है, राजस्थान में है। फिर हमने देखा कि इस अरावली पर्वतमाला का विस्तार गुजरात राज्य से लेकर राजस्थान से होकर हरियाणा से होते हुए कहां तक जाती है, दिल्ली तक जाती है। लेकिन याद रखना इसका विस्तार 3 राज्यों में, एक केंद्र शासित प्रदेश में है। अरावली पर्वतमाला मानसून के समानांतर कुछ भागों में वर्षा ज्यादा होती है, कुछ भागों में वर्षा कम होती है। और हमारे प्रदेश में अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियों से माना जाता है। अरावली की पहाड़ियों से निकलता है, उत्खनन से कुछ सामग्री भी यहाँ से अरावली पहाड़ी से मिलती है। अरावली पहाड़ी का अलग अलग जगह अलग अलग नाम में होता है। जो 2 भागों में विभाजित हुआ, एक प्रदेश कहलाता उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा कहलाता पूर्वी का मैदान। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर बरसात कम होती है, भाग सूखा, जनसंख्या भी कम है। पूर्वी के मैदानी भाग में बरसात भी ज्यादा होती है, जनसंख्या भी ज्यादा और भाग भी कैसा है, हरा भरा है। जो पश्चिम से नदियां निकलती है वो अपना जल उड़ेलती है अरब सागर में, जो पूर्व से नदियां निकलती है वो अपना जल लेकर जाके कहाँ डालती है, बंगाल की खाड़ी में। ये माही नदी और पास नदियां जो अपना निकलती है तो पूर्व से लेकिन जल ले जाके कहाँ डालती है, अरब सागर में ले जाके डालती है। फिर हमने पढ़ा कि ये प्राचीन सभ्यता है। हम नदियों के बारे में क्यों पढ़े हैं, हमने नदियों के बारे में क्यों जाना, क्योंकि जो जितनी भी सभ्यता है, अधिकांश सभ्यताओं का जो विकसित हुई वो कहाँ पर हुई, नदियों के किनारे हुई। जिसे आपने कभी सुना होगा, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वतमाला की कालिका पहाड़ी से नदियां निकलती है, 7 नदियां निकलती है, जहां से हमारी प्राचीन जो सरस्वती नदी, जिसे घग्गर नदी के नाम से हम जानते हैं, जो आंतरिक जल प्रवाह की नदी है, जिसका वहां से उद्गम स्थल माना जाता है, वहां 7 नदियां निकलती है। उन 7 नदियों के किनारे जो सभ्यताएं विकसित हुई, उस सभ्यता को कहता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमेशा याद रखना, अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल कहां से माना जाता है, नदियों के किनारे से माना जाता। इसलिए हमने क्या पढ़ी, नदियों के बारे में जानकारी ली। फिर हमने राजस्थान की सारी जो सभ्यता है, उन सभ्यताओं के स्थल के बारे में जाना। इस सभ्यताएं कहां से, कौन सी सभ्यता कहां पर है। जैसे गणेश और सीकर के अंदर है, बरौर गंगानगर के अंदर है, कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर, पीलीबंगा हनुमानगढ़ के, श्रीमंत भरतपुर के अंदर है, शिव चित्तौड़ के अंदर है, उटीरोड़ा नागौर के अंदर। ऐसे हमारी सभ्यताओं की हमने टेबल बना के दी है। आप भी याद हो जाएगा। 1-2 बार देखना, 1-2 बार रिपीट करना, याद आराम से हो जाएगा। ताकि सभ्यताओं के बारे में तुरंत से पूछते हैं कि सन भी पूछते हैं, जैसे विराट सभ्यता, उसकी अगले जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम पर एक सभ्यता के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे हम विराट सभ्यता लेके चलेंगे, जिसके उत्खनन के बारे में देखिए 1937 के अंदर दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया। यहाँ पर विराट, इसका प्राचीन नाम विराटनगर था। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अधिकार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु का नाम चाणक्य था, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त की कहते हैं। यहाँ पर जब जनपद चला, जनपद का मतलब होता है जब लोगों का समूह है, और जनपद चला वो मत्स्य जनपद था, जिसकी जानकारी हमें महाभारत से मिलती है। महाभारत के लेखक कौन है, वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन है, वेद व्यास। तो हम इन सभ्यताओं के बारे में डिटेल समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों तक शेयर करें, ताकि कुछ जानकारी उनको भी मिल सके। हम पढ़ रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से, हम पढ़ रहे हैं किसकी दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से। कुछ चीजें ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है, कुछ चीजें क्या होती है, ज्ञान की दृष्टि से भी जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आपका, धन्यवाद।